और सबको एक तरह से लेकर चल रहा है, सबका संगम है। लेकिन सर भाषा का जब जिक्र होता है तो जब आपके बारे में मैं पढ़ रहा था, हमारी चर्चा भी हुई इस बारे में पहले, देखी सुनी घटनाओं को मानवीय कहानियों में ढाल देना, ये बहुत कम हो पाता है सर, क्योंकि हम देखी सुनी घटनाओं को भूल जाते हैं। लेकिन घटनाओं को कैसे आप याद करते हैं, और ऐसी कोई घटना बताएं। बहुत मज़ेदार सी बात है, आप बता रहे हैं दो घटनाएं मैं आपको किस्से कहानियों का ही दौर है, बहुत छोटी सी दो घटनाएं बताऊंगा, उससे कैसे किस्सा बन गया। हाँ। मैं एक जबलपुर एयरपोर्ट पर जा रहा था और मेरे सामने एक परिवार था। परिवार में पति पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। बेटा बेटी किशोर वयीन थे, मतलब आप सोचिए कि 15, 16, 17 साल के थे। हाँ। जाहिर है कि वो परिवार कहीं छुट्टी मनाने जा रहा था। लेकिन उन चार के साथ एक और लड़की थी, पर वो जो लड़की थी वो उनकी अपनी बेटी से मैच नहीं करती थी। अच्छा। थोड़ी अलग सी दिखती थी। और उस लड़की को वो जो गृह स्वामिनी थी वो काम बता रही थी, बच्चों को नाश्ता लगा दो, ये इधर कर दो, ये कर दो। ये समझ में आया कि ये उनकी डोमेस्टिक हेल्प है। जैसे ही हम चेक इन करके अपने बोर्ड करने के लिए जाने लगे तो जो सज्जन थे उन्होंने उनको अपने 4 बोर्डिंग पास दिए और एक बोर्डिंग पास अलग से दिया। उन्होंने कहा यू आर 5, वो सज्जन ने कहा वी आर 4+1। ये जो 4+1 बात है ये मेरे मन में कहीं तो भी अंदर तक बैठ गई कि आपकी जो डोमेस्टिक हेल्प है उसको आप अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते। बहुत इंटरेस्टिंग ये हुआ कि वो जो छोटा एयरक्राफ्ट था वो खड़ा था वहाँ पर, तो बेटे ने तुरंत कहा पापा देखो ATR है। ATR छोटा एयरक्राफ्ट होता है। वो जो लड़की थी जो डोमेस्टिक हेल्प थी उसने जवाब दिया भैया ये ATR नहीं है, ये बम्बार्डियर है। और बजाय इसके कि उस बच्ची के इस सामान्य ज्ञान की तारीफ करनी चाहिए, वो गृह स्वामिनी बोली घर के काम में इसकी दिलचस्पी नहीं है, ये फालतू बातें पढ़ती रहती है, देखो ये बता रही है बम्बार्डियर है। मुझे वो बात इतनी चुभ गई कि मैंने कहा कि हम अपने घर की डोमेस्टिक हेल्प को 4+1 ही जानते हैं, कभी हमने उसको 5 नहीं किया। आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि ये घटना मैंने एक ऐसे बहुत बड़े कॉलेज के एनुअल फंक्शन में सुनाई। वहाँ करीब 350-400 बच्चे बैठे थे। 5 बच्चे, 2 लड़कियाँ, 3 लड़के खड़े हुए। एक लड़की बोली मेरी माँ अभी तक मेरे घर की डोमेस्टिक हेल्प जो बच्ची है उसे अलग कप में चाय पिलाती थी। आज से सर मैं संकल्प लेती हूँ कि जिस कप में मैं चाय पीऊँगी उसी कप में मैं चाय पिलाऊँगी। दूसरा लड़का बोला कि सर हम लोग हर बार दिवाली पे मेरे घर में जो भैया काम करता है उसको कपड़े देते हैं, सर कभी दिवाली पे मैंने उसको नए कपड़े नहीं दिए, इस बार सर मैं जो कपड़ा मैं अपने लिए खरीदूंगा वो कपड़ा मैं उसको दूंगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं अगर आप इसको ऑब्जर्व करें। एक और छोटी सी घटना सुनाता हूं। अब ये किसी एयरलाइंस का नाम लेके बुराई नहीं कर रहा हूं। आप इंडिगो में जाते हैं, वो पानी पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं तो जो पेपर कप रहता है उसको भी मैं देखता रहता। तो एक दिन कुछ यूं ही फुर्सत में बैठा था तो पेपर कप को घुमा घुमा कर देख रहा था। उसमें दिखा स्पॉट द लाई। ऐसी कोई एक कंपटीशन, उन्होंने वो उस पेपर कप में एक क्विज रखी थी, उसमें 3 सवाल पूछे थे और उसके जवाब। पता नहीं आप में से कितनों ने इस बात को ऑब्जर्व किया। शायद इंडिगो में सब गए होंगे पर इस पेपर कप में स्पॉट द लाई को किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया होगा। वो मेरे जैसा खपती दिमाग बेचारा वो कर लेता है ऑब्जर्व। तो मैंने फिर देखा तो उसमें 3 सवाल थे कि पीनट बटर से बम बनता है, एक और कोई सवाल था, और जॉर्ज बर्नार्ड शाह लिखते समय क्या खाना पसंद करते थे। उसमें कोई गलती नहीं थी, तीनों के जवाब भी थे, उसमें से कौन सा गलत था वो भी मैंने देख लिया। मेरे दिमाग में जो बात घूमी वो दूसरी थी। मैंने कहा मैं एक भारतीय एयरलाइन में बैठा हूँ, ये एयरलाइन भारत में ही एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, लेकिन इसमें जो क्विज है उसमें वो किसी भारतीय लेखक का नाम नहीं ले रहे हैं। और उस पर से मैंने एक स्पॉट द लाई करके ही कहानी लिख दी और उसमें लिखा कि कितना अच्छा होता अगर बजाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के वो लिखते कि सुब्रमण्यम भारती को या रविंद्रनाथ टैगोर को लिखते समय कौन सी चीज़ पसंद आती, तो शायद मुझे ज़्यादा गर्व होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ज़िंदगी की जिसको मैं देखने की कोशिश करता हूँ और उसको देखकर लोगों के सामने परोसने की कोशिश करता हूँ। बहुत सुंदर सर। और आपने जो जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि किस्से कहानियों का दौर होगा, वाकई जो किस्से और कहानी आपने बताई, हमने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की, लेकिन इस कहानी में आज यहाँ पर लोग खाली हाथ ज़रूर आए हैं लेकिन कुछ ना कुछ लेके जाएंगे।
और वो सीख लेकर जाएंगे, वो सनातन लेके जाएंगे, वो साहित्य जरूर लेके जाएंगे जी सर। जी जी, बिल्कुल ठीक है। अगर एक घटना और सुना देता हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं है। बिल्कुल सर। हमारे सबके बच्चे एनुअल फंक्शन में जाते हैं। एक जगह एनुअल फंक्शन में मुझे चीफ गेस्ट जाने का मौका मिला। उस पर मैंने एक कहानी लिखी, उसकी शीर्षक है किराए के महापुरुष, और वो बड़ी प्रसिद्ध हुई। तो जैसे स्कूल मैनेजमेंट होता है, वो अपने सारे प्रमुख लोगों से आपको मिलवाना चाहता है, तो उन्होंने मुझे मिलवाया एक सज्जन से, और उन्होंने कहा कि साहब इनका हमारे एनुअल फंक्शन में बहुत बड़ा योगदान है। जानते हैं वो कौन सज्जन थे? वो सज्जन थे कोई ड्रेस वाला, जो सारे किराए के ड्रेस हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन में सप्लाई करते थे। तो प्रतियोगिता हो रही थी फैंसी ड्रेस की, जिसमें बच्चों को महापुरुष बन के आना था। सारे बच्चे सुपरमैन बनना चाहते थे, पर सुपरमैन की ड्रेस कम पड़ गई, और सुपरमैन की ड्रेस में कुछ करना भी नहीं पड़ता, एक अंडरवियर देनी पड़ती है और एक दुशाला देना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस माँ का बच्चा जो है वो शिवाजी बन गया, उसको इनाम भी मिल गया, लेकिन उस माँ को बिल्कुल उसकी गर्व की अनुभूति नहीं हुई। वो इस बात से दुखी थी कि बिट्टू तो सुपरमैन बनना चाहता था, पर क्या करें, सुपरमैन की ड्रेस ही नहीं मिली, तो इसलिए हमें उसे शिवाजी बनाना पड़ा। मैंने उसको सिर्फ ये कहा कि मैडम, सुपरमैन तो फिक्शन का सुपरमैन है, आपने अपने बेटे को असली सुपरमैन बनाया है, इस बात का तो गर्व कीजिए। बहुत सुंदर सर। लेकिन दुर्भाग्य ये है साहब कि हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बच्चों को हिस्सा तो लेवाते हैं, लेकिन जिस महापुरुष से उसको बनवाते हैं, उस महापुरुष के जीवन की कोई कथा उसे नहीं बताते। माँ सिर्फ इसी में सुखी है कि चंद्रशेखर आजाद बनाने में किराया कम लगता है, क्योंकि उसे सिर्फ धोती और बेल्ट ही पहनाना पड़ता है। ये हमारी समाज की दुर्दशा है। लेकिन सर ऐसे ही रिपब्लिक भारत का योगदान है राष्ट्र सर्वोपरि का, और इसलिए हम ये संगम कर रहे हैं। हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। एक कविता सुनाना थी। जी जी, आखिरी में आप सुना दीजिए। एक कविता जो अक्सर मैं सुनाता हूँ और युवाओं को अच्छी लगती है, हो सकता है आपको भी अच्छी लगे। मैदान मत छोड़ना। जब बातें बिगड़ने लगें जैसा होता है कभी कभी, जब बढ़ने लगे कठिनाइयाँ जैसा होता है कभी कभी, जब आमदनी लगे घटने और खर्चे हों हजार, हंसना चाहो तब भी तनाव बना रहे लगातार, कोई भी कदम उठाने से पहले जब पड़े बार बार सोचना, करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना। अक्सर लक्ष्य दूर दिखने पर भी होता है करीब, अक्सर लक्ष्य दूर दिखने पर भी होता है करीब, हमारी हताशा और निराशा ही हमें बनाती है गरीब। हम तभी छोड़ देते हैं अपने सघन प्रयास, जब विजय होती है वहीं कहीं हमारे आसपास। एहसास होने पर इसका हमें बाद में न पड़े पछताना, इसलिए करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना। और आखिरी है, विफलता का विलोम ही तो है सफलता, विफलता का विलोम ही तो है सफलता, अंधकार भरे आकाश में जैसे कोई तारा चमकता, इसलिए डटे रहना तब भी जब लगे जोरदार आघात, विपरीत परिस्थितियों से ही निकलकर देनी है शत्रु को मात, झंझावातों से निकलकर करनी है सर्वश्रेष्ठ रचना, इसलिए करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना, मैदान मत छोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने किस्से कहानियां कविताओं के इस दौर में हमारे साथ रहे। संगम में आपके साथ और भी मुलाकातें होंगी। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विशेष रूप से अर्नब जी को, रिपब्लिक भारत की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं संगम के इतने शानदार आयोजन के लिए, और ये भी कहना चाहता हूं कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, लगातार बना रहना।